हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर के बारे में। यह एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर अभी 12 फरवरी 2024 को दिया गया है और 498A और 406 के मामले में दिया गया है। इस मामले में एक बहुत ही अहम सवाल उठाया गया था पत्नी के एडवोकेट की ओर से और हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा उस लीगल इशू को इस एंटीसिपेटरी के बेल ऑर्डर में सॉल्व किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आपकी पत्नी से विवाद चल रहा है, किसी भी तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, एक महिला के द्वारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते अपने हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्नियों के द्वारा जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है तो भले ही दोषी एक दो लोग हों, लेकिन सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो इस मामले में भी वाइफ के द्वारा पति और उसके बाकी घर वालों के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है सेक्शन 498A, 406 इंडियन पेनल कोड और 3/4 डीपी एक्ट में। आपको पता है 498A क्रूएलिटी से रिलेटेड है और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी स्त्री धन को अपने कब्जे में रख लेना, उससे संबंधित यह धारा है। तो इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि शादी के तुरंत बाद ही मेरे ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि शादी में जो सामान मेरे घर वालों ने दिया था उससे वो उसी समय से संतुष्ट नहीं थे और इसके बाद डाउरी की डिमांड करना, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये काम शुरू हो जाता है। कई बार आपस में पंचायत के माध्यम से जो रिश्तेदार थे वो बैठे और उन्होंने समझौता करके दोबारा भेज दिया, लेकिन ससुराल वालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और फाइनली डाउरी की डिमांड पूरी ना होने पर मारपीट करके सारा ज्वेलरी और स्त्री धन छीन करके उसको भगा दिया। इस तरीके का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको पता है कि पति चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल ले और चाहे तो कोर्ट के सामने हाजिर होकर के रेगुलर बेल ले। तो हस्बैंड के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष जाकर के 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल की जाती है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में याचिका फाइल की जाए। सेशन कोर्ट के समक्ष भी याचिका दाखिल की जा सकती है और हाई कोर्ट में भी दाखिल की जा सकती है। तो अब दोस्तों, देखते हैं कि हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा क्या दलीलें दी जाती हैं और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या एनालिसिस किया जाता है और क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, जो केस था वरुण शर्मा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अभी 12 फरवरी 2024 का जजमेंट है। एससीसी ऑनलाइन में ये पब्लिश हुआ है, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो मुख्य प्रश्न था हाईकोर्ट के बेंच के समक्ष, जिस लीगल इशू को सॉल्व करना था कि यदि पति के कब्जे में कथित सामान स्त्री धन हैं या ससुराल वालों के कब्जे में हैं, तो क्या अग्रिम जमानत की याचिका अस्वीकार की जा सकती है। यह मुख्य प्रश्न था जिसको कि हल करना था हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा। ऑनरेबल हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा तमाम केसेस का जिक्र किया जाता है। मैं यहां पर 2 केसेस आपके स्क्रीन पे उनकी डिटेल दे रहा हूं। एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 2014 का केस है। इस केस में आपको पता है कि मिसयूज ऑफ 498A के संबंध में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया था। और दूसरा केस दिलप्रीत सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट, उसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो इन 2 केसों का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा और भी केसों का जिक्र किया जाता है। मैं 2 महत्वपूर्ण केसों के बारे में यहां पर बता रहा हूं। और यह भी कहा जाता है कि 498A का दुरुपयोग भी लगातार किया जा रहा है, दुरुपयोग बढ़ गया है। हालांकि बेंच यह स्पष्ट करती है कि जरूरी नहीं है कि हर मामले में दुरुपयोग किया जाए। कई घटनाएं सही भी साबित हुई हैं, लेकिन दुरुपयोग होता है, इस बात को भी माना गया है।
मुख्य बात जो कानूनी तौर पर डिस्कस की जाती है कि यह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। इस मामले में आमतौर पर अदालत को याचिका पर विचार करते समय वसूली के दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वाइफ के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि साहब जो स्त्री धन था वो अभी भी उसके कब्जे में है और जानबूझ के वो नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ये कहती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में किसी चीज की रिकवरी के संबंध में एंटर करना जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की तरह ही देखा जाएगा और अभियुक्त का आचरण, खासतौर से पति का आचरण भी देखा जाएगा। यह तो स्पष्ट कर दिया जाता है कि पति के घर वालों की जमानत इस बेस पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि स्त्री धन नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक पति का संबंध है तो कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पति का आचरण भी देखा जाएगा, सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी वसूली पे बहुत एंटर ही नहीं किया जाएगा। रिकवरी ऑफ जो स्त्री धन है उसके संबंध में कोर्ट विचार नहीं करेगी, ये ट्रायल का मैटर है। सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की तरह ही इस मामले को कोर्ट देखेगी। साथ ही उस मामले में हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा एक और आर्गुमेंट किया जाता है कि सेक्शन 13 यानी डिवोर्स का केस पहले से फाइल था और डिवोर्स के केस के काउंटर ब्लास्ट में ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस तरीके से दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद, पत्रावली का अवलोकन और सुप्रीम कोर्ट के तमाम केस ला का एनालिसिस करने के बाद हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ इस बेसिस पर कि स्त्री धन की बरामदगी नहीं हुई है, एंटीसिपेटरी बेल को 406 498 ए के मामले में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यह थी दोस्तों 498 ए के संबंध में एक जबरदस्त जानकारी जो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप इस जजमेंट से कहां तक सहमत हैं यह भी जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।